Hello बच्चों. So today we are going to start our chapter number 2, nutrition in animals. In the previous lectures we have completed the chapter number 1 and also we have seen that the chapter number 1 and chapter number 2 both were based upon nutrition. But chapter number 1 was nutrition in plant and chapter number 2 is nutrition in animals. Clear? As we all know that food is required for growth, development and energy to perform different activities. Means कोई भी एनिमल या फिर बोले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ठीक है, तो कोई भी एनिमल जो होगा उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर हो रही बात? अब द एनिमल विच टेक इट्स फूड, it is in complex form, it is not directly absorbed inside it. Means कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो जो फूड खाएगा तो फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जटिल होता है, उस फॉर्म में हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो एब्जॉर्ब नहीं होगा देन दैट फूड नीड टू बी ब्रोकन डाउन. उस फूड को हमें क्या करना है? ब्रेक करना है. ब्रेक करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म बनाना है, फिर जाके हमारे अंदर एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, और इस प्रोसेस को मीन्स ब्रेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन. क्या बोलते हैं? डाइजेशन. तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने बोला कि फूड जरूरी है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और जिस फॉर्म में एनिमल फूड लेता है उस फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है. फूड नीड टू बी प्रोसेस्ड. फूड को प्रोसेस करना जरूरी है, मतलब सिंपल फॉर्म में बनाना जरूरी है, उसकी प्रोसेसिंग करना जरूरी है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए डाइजेशन का होना जरूरी है. प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. तो यहाँ पे हमें डाइजेशन टर्म समझना है. ठीक है, फिर डाइजेशन समझने के बाद हम लोग फर्दर डिफरेंट एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखेंगे. ठीक, तो डाइजेशन का मतलब समझिएगा. जैसे मान लेते हैं हमने फूड खाया, फूड के अंदर ये सब्सटेंस था. ठीक है, ये एक सब्सटेंस है फूड के अंदर और दिख रहा होगा आपको क्या है? बहुत बड़ा सा है ना, बहुत बड़ा सा है. तो क्या ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे अंदर? जो हम खाएंगे जिस फॉर्म में, क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं हो पाएगा. तो बड़ा सा है तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म. जटिल भी है, देखो अंदर. ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म. या फिर इसको हम लोग एक नाम और बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल. क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते. मैक्रो मतलब बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब अणु. ठीक है, बहुत बड़ा होगा. ठीक, अब आगे क्या होगा? डाइजेस्ट फर्दर इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म हमने तोड़ दिया. अब ये क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्म. सिंपलर फॉर्म. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल. ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं. देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में. किस फॉर्म में? सिंपलर फॉर्म में. अब सिंपल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर छोटा हो गया है तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक, इसी प्रोसेस को मींस कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. क्या बोलते हैं? डाइजेशन. या फिर बोले मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ठीक, तो डाइजेशन का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस बाय विच
मैक्रोमोलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अ माइक्रोमोलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज डाइजेशन। ठीक है, अब एंजाइम क्या बन रहा है, डाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गई होगी, लेकिन लास्ट में बोल रहा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ये क्या बन रहा है उसको समझते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, या फिर ऐसे बोल सकते थे द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन, ब्रेक किया गया ना, ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल समझ में आ रहा है, मतलब बहुत सिंपल हो गया, एब्जॉर्बेबल मतलब जिस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में लगता है क्या, वाटर की जरूरत होती है, साथ साथ मैंने बोला एंजाइम, क्या बोला, एंजाइम। देखिए जो एंजाइम है ये जनरली होते हैं किस नेचर के, प्रोटीनिशियस, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम। ठीक है, जो प्रोटीन हम खाते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब मतलब स्टोर होता है, अब फर्दर जब एंजाइम बनना होगा तो वही प्रोटीन क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे। सुनिए ध्यान से, किसी भी डाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब जो ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर के प्रेजेंस में। अभी एंजाइम भूल जाओ, कोई भी डाइजेशन प्रोसेस होगा तो किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, मतलब वाटर होना जरूरी है। ठीक है, पक्का समझ आ रहा है। हाँ, अब एंजाइम क्यों डाला, देखो ये जो प्रोसेस है अगर एंजाइम ना होता, ये जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर जाने का वाटर के प्रेजेंस में, जो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, मीन द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इज वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को क्या करना है, फास्ट करना है। प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम कोई सब्सटेंस बाहर से मिलाते हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे उसे क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। तो यहां भी हमें कैटालिस्ट की जरूरत थी नहीं थी। देखो ये प्रोसेस क्या होता है डाइजेशन का, वेरी स्लो, तो इसके लिए हमें क्या कैटालिस्ट की जरूरत है। लेकिन ये रिएक्शन कहां हो रही है, हमारे अंदर, या फिर बोले एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर होगी तो एनिमल कैसा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, लिविंग है। और लिविंग के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं साइंस में, बायो, क्या बोलते हैं, बायो। तो यहां पे हमें किसकी जरूरत है, बायो मतलब लिविंग, और जो रेट बढ़ा दे कैटालिस्ट। ठीक, तो डाइजेशन प्रोसेस में हमें एक बायो कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा चाहिए, बहुत तेजी से डाइजेशन करना होगा ना हमें, समझ रहे हो। और यही बायो कैटालिस्ट कुछ और नहीं क्या है, एंजाइम। यही बायो कैटालिस्ट कुछ और नहीं क्या है, एंजाइम। तो एंजाइम बोले, एंजाइम्स आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द, बताया था प्रोटीन डेराइव होते ना, एंजाइम आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज अ बायो कैटालिस्ट। बात क्लियर हुई। अब एक फैक्ट समझें, ये जो डाइजेशन प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। मींस अगर एक बार आप खाना खाएंगे एंजाइम नहीं होगा तो 50 साल मतलब 50 इयर्स लग जाएंगे डाइजेशन में। मींस आज हमने खाया और 50 साल पूरा पेट भरा भरा लगेगा, 50 साल तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोचो अगर कुछ खाओगे नहीं तो होगा क्या, जो खाना खाया था पेट में पड़ा है, बाकी पूरे बॉडी के सेल्स को कोई भी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, एनर्जी नहीं मिल पा रही, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेल्स मरने लगेंगे, सेल की डेथ हो गई तो धीरे धीरे वीक हो जाओगे। और कहीं ब्रेन सेल की या हार्ट सेल की डेथ होने लगी तो खत्म, डेथ हो जाएगी बंदे की। तो भगवान ने क्या किया कि जो डाइजेशन प्रोसेस है इसके बीच में क्या डाल दिया, रेट को बढ़ाने वाला एजेंट डाल दिया, और इसे क्या बोलते हैं, बायो कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो लिविंग के अंदर हो रही तो बायो कैटालिस्ट, समझ आया। तो एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है, पहले डाइजेशन की डेफिनेशन लिख ली है जो मैंने बोला था, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी। अब डाइजेशन लिखा, इसके नीचे ये बनाया होगा, डाइजेशन की डेफिनेशन लिखी, फिर एंजाइम का नीचे लिखिएगा। हाँ, इसके नीचे लिखिएगा डाइजेशन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। द प्रोसेस
by which complex substances are broken down into simple absorbable broken down into simple absorbable form। चलिए, तो ये डाइजेशन प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। लिखेंगे क्या लिखना है? इस डाइजेशन का सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ही हो गया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is very slow, hence we require a biocatalyst आगे लिखना। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम फॉर increasing the rate of reaction। ठीक है, तो जो डाइजेशन प्रोसेस ये क्या होता है? बहुत स्लो होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? बायोकैटलिस्ट की। बायोकैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, समझ आ रही बात? हाँ, अब एंजाइम की डेफिनेशन लिख लो, एंजाइम के बारे में लिख लो। लिखो एंजाइम के बारे में। एंजाइम्स आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंस। Enzymes are the proteinaceous substance, comma, which act, comma लगाया, फिर लिखे which act as a biocatalyst, which act as a biocatalyst। ठीक है, तो एंजाइम के बारे में हो गया। अब कैटलिस्ट का मतलब आप लोग लिख लेना। ठीक है, स्टार लगा के ऊपर जगह होगी, एकदम ऊपर टॉप मोस्ट पे ना, खाली होगी जगह, तो वहां कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा लिख लेना। कैटलिस्ट आगे स्टार लगा के ऊपर आगे लिखना डैश करके, मैं नीचे लिख रहा हूं क्या? सब्सटेंसेस which increases the rate of रिएक्शन। रिएक्शन मतलब रिएक्शन ना, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है, ऐसे डाइजेशन भी क्या है? रिएक्शन है। अब देखेंगे हम लोग आगे। अभी तो ये ऐसे डायग्राम को फॉर्म में बना दिया है ना। अभी जब हम लोग एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और जब स्पेसिफिकली हम ह्यूमन के पास आएंगे तो उसमें कुछ प्रोसेसेस देखेंगे कैसे कैसे डाइजेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज समझते चलिएगा। और जब भी अगला लेक्चर आएगा आपका, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर को जरूर रिवाइज करिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल। एंजाइम क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक, एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्या क्यों है, इसके अलावा एंजाइम ना होता तो क्या होता, और डाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है, वाटर भी जरूरी है। ठीक है, तो इसकी भी थोड़ी बात कर लेते। देखो, जो हम फूड खाते हैं मतलब ईट करते हैं, उसमें मीन्स नियर अबाउट 70 to 80% वाटर होता है।
मैक्सिमम फूड में 70 to 80% वाटर होता है, और साथ साथ जब हम खाना पकाते हैं फिर उसमें वाटर मिलाते भी हैं, ठीक है। तो जब खाते वक्त हमें क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट, थोड़ी सी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स थोड़ा सा पानी हमें पीना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? देखो डाइजेशन प्रोसेस के लिए पानी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी जब फूड के अंदर पानी है, ठीक, ऑलरेडी जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर पानी है, डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्या हमें पानी पीने की जरूरत है? नहीं, लेकिन थोड़े से पानी की जरूरत होती है। क्यों होती? ताकि गला आपका साफ हो जाए। साथ साथ जो अमाउंट होता है वाटर का बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वेपराइज हो जाता है। खाना बनाते पानी तो डालते लेकिन वेपराइज भी हो जाता है, तो थोड़े से अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स हाफ अ ग्लास, कितना? एक आधे ग्लास पानी की जरूरत होती है खाने के बाद, ठीक है। अगर ज्यादा पानी आप पी लेंगे, ज्यादा पानी की वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम डीनेचर मतलब एंजाइम खराब हो जाएंगे। एंजाइम खराब हो जाएंगे तो सोचिए ये खाना क्या डाइजेस्ट होगा? एंजाइम अगर खराब हो गया क्या खाना डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा, या फिर बोलो बहुत स्लो होगा। मतलब वो कहोगे नहीं होगा कि 50 साल लग जाएंगे ना बिना एंजाइम के, तो एक हिसाब से लगेगा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। खाना पेट में पड़ा रहेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में पड़ा रहेगा तो क्या होगा? पेट फूलेगा। पेट फूलेगा तो क्या बनेगी? गैस, ठीक है। गैस बनेगी, फिर पेट में दर्द होगा, फिर चूरन खाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो कोशिश करिए खाना खाने के बाद हाफ अ ग्लास वाटर जरूर लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। जिसको भी घर में गैस बनती हो तो ये बता सकते हैं आप कि ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो ज्यादा पानी पी लेते हैं इसी वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा गैस की प्रॉब्लम और हो सकती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। मीन्स बहुत लोगों के अंदर लैक्टोज जो शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस वजह से भी क्या होती है? गैस का फॉर्मेशन होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब लैक्टोज के लिए इंटॉलरेंट, मतलब उनके अंदर लैक्टोज एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं है, लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लैक्टोज कहाँ मिलता है? दूध में। तो बहुत लोग क्या होता है दूध की वजह से गैस बनता है, तो इसको देखिए जिसके भी गैस बनता हो घर में आम बात होती है गैस होगी, तो अगर हो सकता है दूध से हो। ऐसे मत बोल दिए कि दूध आप पूछे उससे कि आपकी गैस बनती है, कहेगा हाँ, तो पूछ लो। आप पूछे कि दूध पीते हो, तो कहेगा हाँ पीते हैं, खाते हैं, मतलब खाने के साथ लेते हैं। तो फिर आप ऐसा मत बोल देना कि आपको दूध की वजह से गैस हो रही, नहीं। पहले उसको देखो, उनसे बोलो कि एक दिन आप दूध ना पियो, 2 दिन दूध ना पियो, 3 दिन दूध ना पियो, देखो गैस बनती नहीं बनती है। अगर दूध ना पीने की वजह से गैस नहीं बन रही है, फिर चौथे दिन पिला दो गैस बन गई, तो समझ जाओ मिल्क की वजह से गैस हो रही है, नहीं तो एक ही रीजन है, ठीक है। बाकी और स्ट्रेस भी रीजन है। जैसे एक पेपर के एक दिन पहले जब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस रहता है ना, बहुत टेंशन रहती है, तो क्या होता है जो भी खाना तुम खाते हो वो पेट में रखा रहता है, लगता है नहीं पेट में डाइजेस्ट हो रहा है ना, गैस भी थोड़ी बहुत बन जाती है। तो स्ट्रेस की वजह से भी गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये इसको आप देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं।